हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रिग्नेश चंद्रा और आज मैं आपकी केमिस्ट्री क्लासेस जो है वो लेने वाला हूँ। हम लोग अपना जो पहला चैप्टर है वो शुरू करेंगे अपना स्टेट्स ऑफ मैटर से। मैटर एंड इट्स स्टेट्स भी इसको कह सकते हैं हम। अगर बात करता हूँ मैटर की, तो ये होता है हमारे पास में क्या, द्रव्य। अगर मैं स्टेट्स की बात करता हूँ तो स्टेट्स से हमारा मतलब है कि ये कितनी तरह की एक तरह से स्थितियों में पाया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड की, तो ये सॉलिड भी होता है, ठोस भी होता है, लिक्विड भी होता है ना, तरल यानी कि। और अगर मैं बात करता हूँ गैस, तो ये एक तरीके से गैसियस रूप में भी पाया जाता है। तो हम यहाँ पे इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अपने स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास यहाँ पे कितने तरह के हो जाएंगे, वो 3 तरह के जो है हमारे पास में स्टेट्स हो जाते हैं। अच्छा, अब हमारा जो यहाँ पे मैटर है, उस मैटर की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास में रहेंगी, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैटर एंड इट्स स्टेट्स। तो मैं अगर यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास मैटर क्या कहलाएगा, मैटर हमारा यहाँ पे कहलाएगा द्रव्य। ये हमारे पास में मैटर। अब इसमें मैटर की अगर बात करता हूं, तो मैटर होता क्या है। मैटर से मेरा मतलब है कि यहाँ हमारी पूरी दुनिया से संबंधित है वैसे ये, कि जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो सभी मैटर होती हैं, है ना। मैटर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है, और फिर मैटर का कुछ ना कुछ साइज होता है, छोटे से लेके बहुत बड़े तक। अब ये जो मैटर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या करा है, ये एक शेप ले ली है ना। ये आप लोगों के सामने ये क्या है, एक शेप है। और अगर मैं इस शेप की बात कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, एक मैटर है। अब इस मैटर के अंदर क्या चीजें हैं, किस तरह की चीजें हैं, उनको समझते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि मैटर क्या है, यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि कोई क्या है, छोटे छोटे कण हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये रहा हमारे पास में, क्या है, एक पार्टिकल, एक कण है हमारे पास। अगर मैं इन्हीं कणों की यानी कि इन पार्टिकल्स की बात करता हूं, तो ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास में, ये क्या होते हैं, बहुत ही फास्ट मूविंग होते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं, बहुत तेजी से चल रहे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो इनके पास पाई जाती है क्या, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा इन लोगों के पास होती है। तो ये हमारे पास में हो गया क्या, गतिज ऊर्जा। अच्छा, अब अगर मैं आगे की बात करता हूँ, तो जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं, ये क्या होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। क्या होते हैं, रैंडम मोशन में होता है। रैंडम मोशन का मतलब है कि इनका एक सिस्टमेटिक कोई भी मोशन नहीं होता है, यानी कि कोई इनका एक फिक्स्ड मोशन जो है नहीं होता है। ये कभी भी किसी भी दिशा में जा सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो अगर मैं पहले की बात करता हूँ, तो पहला हमारे पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड हमारे पास में एक पॉइंट था। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की, तो यहाँ पे क्या कहा मैंने, कि ये कभी भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, है ना। यानी कि इनका जो भी एक तरीके से चाल होती है वो निर्धारित नहीं होती है, किसी भी दिशा में जा सकते हैं। अगर मैं तीसरे की बात करता हूं, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, इनके बीच में क्या बनता है, अट्रैक्शन बनता है। क्या होता है यहाँ पे, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि इनके बीच में फोर्स जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक पार्टिकल यहाँ मेरे पास में, एक पार्टिकल मेरे पास यहाँ पे, दो पार्टिकल्स मैंने लिए हैं। ये क्या है, पार्टिकल से मेरा मतलब कण। तो एक कण मेरे पास यहाँ है, एक कण मेरे पास यहाँ पे। इन दोनों कणों की अगर मैं बात करता हूँ, तो इनके बीच में क्या होगा, हमारे पास में एक फोर्स होगा। और उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो इन पार्टिकल्स के बीच में कौन सा फोर्स देखने को मिलता है, फोर्स देखने को मिलता है यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये फोर्स हमेशा दो तरह के होते हैं। दो तरह के कैसे, ये जो आपके सामने है यहाँ पे, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सभी एक ही तरह के होंगे। एक ही तरह का मतलब कहने का ये है कि अगर ये कोई एक चीज है, कोई एक मैटर है, तो यहाँ पे ये एक ही तरह के पार्टिकल से बना होगा। और जब सेम तरह के पार्टिकल्स यानी कि सेम तरह के कण हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनके बीच हमेशा लगने वाला जो भी फोर्स यानी कि बल होगा, वो क्या होगा, वो कहलाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्स। वहीं पे अगर मैं इसी की बात करता हूं, यहां मान लो ये पार्टिकल्स मेरे हो जाते हैं अलग अलग मैटर के, है ना। ये पार्टिकल्स मेरे किसके हो जाते हैं, अलग अलग मैटर के हो जाते हैं। अलग अलग मैटर से मेरा मतलब है कि ये यहाँ पे अलग अलग एक तरीके से द्रव्य के हो जाते हैं। तो अगर ऐसा होगा,
तो उस स्थिति में यहाँ पे क्या होगा, ये वाला फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ना हो करके क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये कहलाएगा इंट्रामोलिकुलर फोर्स। किस कंडीशन में, किस स्थिति में कहलाएगा ये, अगर हमारे पास यहाँ पे जो भी हमारे कण हैं, जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं, अगर वो पार्टिकल्स अलग अलग मैटर के होंगे तो उस वाली सिचुएशन में यहाँ पे लगने वाला फोर्स कहलाएगा इंट्रामोलिकुलर फोर्स, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन different types of पार्टिकल्स। वहीं अगर मैं बात करता हूं इंटरमोलिकुलर की, तो ये हमारे पास में क्या है, ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल। तो ये हमारे पास में जो भी मैंने लिखवाया है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इनके पास होती है, रैंडम मोशन इनके पास में होता है। अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ तो दो तरह के फोर्सेज में देखने को मिलते हैं, एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, एक होता है हमारे पास में यहाँ पे क्या, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स की अगर बात करता हूँ तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी कि हमारा जो आकर्षण बल होगा किनके बीच में, जो भी हमारे पास में एक ही प्रकार के पार्टिकल्स यानी कह सकते हैं कण होंगे उनके बीच में। इंट्रामोलिकुलर अगर बात करता हूँ तो ये होंगे किस किसके बीच, अलग अलग कण जो हमारे पास में होंगे उनके बीच में जो भी हमारा यहाँ पे फोर्स यानी कि हमारा जो भी आकर्षण बल होगा उनकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आगे देखूं इसके बाद में, तो मैंने यहाँ पे क्या समझा, 3 पॉइंट्स को हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आगे की, हम यहाँ बात करते हैं किसकी, आगे की। तो अगर मैं यहाँ पे समझना चाह रहा हूं कि मेरे पास में स्टेट्स जो है मैटर की वो कौन कौन सी हैं, मैं इसको कह सकता हूं कि मैटर के जो टाइप्स हैं हमारे पास में वो कौन कौन से हैं, ऐसा भी मैं जो है यहाँ पे कह सकता हूं। आप इसको स्टेट्स ऑफ मैटर कह लो, या फिर मैटर के जो जो हमारे पास में एक तरीके से प्रकार हो गए आप उनको भी कह सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करता हूँ तो स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाते हैं, 3 तरह के हो जाते हैं। अब वो 3 हमारे पास में कौन से हैं, एक हमारे पास हो जाता है यहाँ पे सॉलिड, एक हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा सॉलिड, यानी कि जो हमारा यहाँ पे क्या है, ठोस है ना। अब एक हमारे पास हो जाता है यहाँ पे क्या, लिक्विड, और ऐसे एक हमारे पास हो जाता है यहाँ पे क्या, गैस। तो हमारे पास ये क्या है, 3 तरह के हैं। तो ये होगा हमारे पास कितने तरह के, 3 तरह के, ठीक है। तो एक मैंने क्या बताया, सॉलिड, एक मैंने यहाँ पे क्या बताया, लिक्विड, और एक मैंने यहाँ पे क्या बताया, गैस, ठीक है। हमारे पास कितने तरह के हुए, 3 तरह के जो है ये हो गए हैं, एक है सॉलिड, एक है हमारे पास लिक्विड, और एक है हमारे पास में गैस। सॉलिड की अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि अगर मैं अपने ठोस पदार्थ की यहाँ पे बात करता हूँ, तो ये जो हमारे पास में सॉलिड होता है, ये सॉलिड क्या है ना, कि इनके बीच जो भी हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि एक तरीके से आकर्षण बल होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इनकी अगर बात करता हूं तो इनकी एक फिक्स्ड शेप यानी कि एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि रूपरेखा जो भी इनकी होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है ना। वहीं अगर मैं इनमें और चीजों की बात करता हूं तो इनको एक तरीके से तोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कि अगर मैं कोशिश कर रहा हूं कि इनको थोड़ा बहुत तोड़ दूं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फोर्स यानी कि कह सकते हैं कि बल लगाना पड़ेगा। इनके आर पार किसी भी चीज को अगर जाना है तो फिर वो मुश्किल होगा, क्यों, क्योंकि इनमें जो भी फोर्स हमारे पास में होता है वो आसान नहीं होता, मतलब जो अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ लिक्विड की, तो इन लिक्विड यानी कि हमारे जितने तरल पदार्थ हैं इनके बीच में क्या होता है कि हमारा जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा कम होता है, अगर मैं कंपेयर करूँ किससे, सॉलिड से। यहाँ पे लिक्विड्स में क्या होगा कि इनका खुद का कोई भी फिक्स शेप जो है वो नहीं होता, यानी कि इनकी खुद की कोई भी रूपरेखा जो है वो नहीं होती है।
आप इनको जिस भी बर्तन या फिर कह सकते हैं कि जिस भी आप इनको वेसल में डालते हो, ये उसी का शेप जो है वो ले लेते हैं। यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ आगे, तो ये अगर कहीं पे गिर जाए तो ये ट्रैवल कर सकते हैं, है ना। इनके बीच से कोई भी चीज़ जो है वो आर पार हो सकती है, लेकिन वो भी फिर भी क्या है, थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, लेकिन इनके कंपैरेटिवली यानी कि हमारे ठोस पदार्थों के कंपैरेटिवली उतना मुश्किल नहीं होता है। वहीं अगर बात करता हूँ गैसेस की, तो गैस की अगर मैं अब बात करता हूँ, तो गैसेस में जो भी हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे कम होता है। अगर मैं ये पे गैस में बात करता हूँ, तो हमारे पास में जितने भी कण होते हैं वो एक तरीके से रैंडम मोशन में चल रहे होते हैं। मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ, तो ना तो इनके पास में फिक्स्ड शेप होती है, ना ही इनके पास में फिक्स्ड वॉल्यूम जो है वो होती है, ठीक है। यानी कि ना तो इनका कोई भी एक आयतन होता है फिक्स्ड, और ना ही इनकी क्या होगी, फिक्स्ड शेप होगी। अगर मैं उसी तरीके से यहाँ बात करता हूँ, तो सॉलिड्स में हमारे पास में क्या है, ये बहुत एक अच्छा पॉइंट होता है सॉलिड्स के केस में, फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है और फिक्स्ड शेप भी होता है। यहाँ अगर बात करता हूँ, तो यहाँ पे फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड शेप नहीं होता। और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ गैसेस में, तो यहाँ पे हमें ना तो फिक्स्ड शेप देखने को मिलेगा, और ना ही हमें यहाँ पे फिक्स्ड वॉल्यूम जो है वो देखने को मिलेगा। दोनों ही चीज़ें वो बदल जाती हैं, ठीक है। तो इस वाले हमारे जो चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग एकदम डिटेल में इन सॉलिड्स के बारे में, लिक्विड्स के बारे में, गैसेस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अगर मैं सॉलिड की बात करता हूँ, तो सॉलिड की जितनी भी तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती होंगी, सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसी तरीके से अगर मैं लिक्विड की बात करता हूँ, तो जितनी भी तरह की हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और उसी तरह से फिर गैसेस को लेकर के भी हमारी जितनी प्रॉपर्टीज यहाँ पे बनेगी, वो सारी प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे गैसेस के केस में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये हमारे सॉलिड्स और लिक्विड्स और ये गैसेस, ये एक्चुअली में बने किन चीज़ों से होते हैं। तो जैसे मैंने पार्टिकल्स के बारे में बताया, तो पार्टिकल्स एक्चुअली में है क्या। तो उन कणों की अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो जो हमारे पास वो वाले पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं एक्चुअली में एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और ये जो हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, ये क्या है, ये है हमारे पास में दो। अब कौन कौन से हैं, एक हमारे पास होता है यहाँ पे एटम, और एक होता है हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक होता है हमारे पास में क्या, एटम। एटम को हम कहते हैं अणु, है ना। एक हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, एक होता है एटम, यानी कि हमारे जितने भी अणु होते हैं उनकी बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। एटम्स को हम कहते हैं परमाणु, और जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम कहते हैं अणु। तो यहाँ पे हमारे पास है एटम्स, यानी कि परमाणु, और जो हमारे पास यहाँ पे है मॉलिक्यूल्स दूसरे वाले, इनको हम कहते हैं क्या, अणु। ये हमारे पास यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ एटम्स की, तो जो आप ये देख रहे हैं ना एटम्स, अगर मैं इनकी बात करता हूँ, तो जो आपके सामने है ये एटम्स, ये शब्द असल में आया कहाँ से। तो हमारे पास में एक बुक थी, एक किताब थी, उस किताब में एक शब्द था, उसको हम कहते हैं एटमोस। वहां से जो है ये एटम शब्द जो है लिया गया, है ना। अब एटमोस हमने जो ये लिया है, ये बहुत सोच समझ के लिया है। क्यों लिया है सोच समझ के, देखो, क्योंकि जो आपके सामने ये एटम्स चीज है, यानी कि जो परमाणु है, ये सबसे छोटी चीज है, और ये इस तरह की चीज है कि ये क्या है, ये इससे ज्यादा टूट नहीं सकती, है ना। हाँ, अगर आपके मन में आ रहा है कि मैं इसको तोड़ करके एक तरीके से क्या कर दूंगा, इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूंगा, प्रोटॉन्स निकाल दूंगा, है ना, और न्यूट्रॉन्स अलग कर दूंगा, तो वो एक बात अलग है, वैसा हम कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि एक तरीके से जो संरचना होती है, हमारा जो एक स्ट्रक्चर होता है, वो इन एटम्स के बिना पॉसिबल नहीं है। और एक एटम तब तक नहीं बनता जब तक उसके पास में तीन चीजें ना हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन ना हो, प्रोटॉन ना हो, न्यूट्रॉन्स ना हो। तो अगर ये तीन चीजें उसके पास में नहीं है, तो एटम नहीं बनेगा। तो एटम को इसीलिए हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ये हमारे पास में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो कहलाता है। किसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है, किसी भी मैटर का, किसी भी द्रव्य का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे एटम जो है वो कहलाता है। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ मॉलिक्यूल्स की, तो जैसे आपके सामने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है,
तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स आपके एटम से ही मिलकर के बने हुए होते हैं। अब मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एटम्स को कोई ना कोई यहाँ पे एक तरीके से केमिकल रिएक्शन जो है वो करनी पड़ती है, तब जाकर के हमारे मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे एटम्स की बात करता हूँ, तो जैसे मैंने आपको क्या कहा कि एटम एक हमारे पास में ग्रीक वर्ड है, और कहाँ से लिया लिया गया है, ये हमारे पास में लिया गया है एटमोस से। तो एटमोस का मतलब हमारे पास में होता है अविभाज्य, यानी कि एक ऐसी चीज जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं कर सकते, ये हो जाता है हमारे पास। हम इसको कह सकते हैं नॉट डिस्ट्रक्टेबल। ये हमारे पास जो है यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इन्हीं की बात करता हूं, तो इनके अंदर क्या होता है, एटम्स के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। क्या क्या, सबसे पहले की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, तो यहाँ पे एक होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अगर मैं नेक्स्ट सेकंड की बात करता हूं, तो यहाँ पे हो जाता है हमारे पास में प्रोटॉन। और अगर मैं यहाँ पे तीसरे की बात करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाता है हमारे पास में, ये जो आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देख रहे हो, इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये किस में पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियॉन्स जो है वो भी कहते हैं। तो अगर मैं एक एटम को समझने की कोशिश करता हूँ, मॉलिक्यूल्स पे हम लोग आएंगे अभी आगे, पहले मैं थोड़ा बहुत आपको एटम्स के बारे में बताता हूँ। लो मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक ये एटम बनाने की कोशिश करी है यहाँ पे। अब इस एटम में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो जो सेंटर में आप ये देख रहे हो, ये हमारे पास में न्यूक्लियस है इसका। और इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें प्रेजेंट है, एक है यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, एक यहाँ पे प्रेजेंट है इसका न्यूट्रॉन, और जो दूसरी चीज यहाँ पे प्रेजेंट है वो है प्रोटॉन। अब बाहर जो आप देख रहे हैं, इनको हम कहते हैं रिंग्स। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं रिंग्स। और इन रिंग्स में क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो घूम रहा होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी भी रिंग में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं आ सकते। जो आप अंदर वाली रिंग देख रहे हो, यानी कि जो हमारे पास सबसे नजदीक होती है किसके, जो आप ये देख रहे हैं न्यूक्लियस, उसके सबसे नजदीक जो रिंग होती है, उस वाली रिंग की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पे 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं आते हैं। तो यहां पे क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इधर। बाकी आप मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पे रख सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी किसी भी शेल में, यानी कि कह सकते हैं कि रिंग में रख सकते हो। चलिए, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में क्या होता है, हमारा एक एटम जो है वो होता है। अच्छा अब अगर मैं इस एटम में बात करता हूं, तो हमारा जो न्यूट्रॉन है वो है न्यूट्रल। अगर मैं यहां पे बात करता हूं प्रोटॉन की, तो वो होता है हमारे पास पॉजिटिव। अगर मैं वहीं पे बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की, तो ये हमारे पास हो जाता है नेगेटिव। ये हमारे पास क्या होता है, हमें देखने को मिलता है, इस तरह की चीजें यहाँ पे होती हैं। अच्छा अब जैसे मैंने बताया कि एटम्स में ये सारी चीजें हैं। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है मॉलिक्यूल, है ना, मुझे क्या बनाना है, मॉलिक्यूल बनाना है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे अणु जो है वो बनाना है। तो अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ मॉलिक्यूल, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये बनेगा कब, देखो ये मॉलिक्यूल तभी बनेगा जब या तो 2 एटम या फिर 2 से ज्यादा एटम आपस में मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं व्हेन 2 और मोर देन 2 atoms will combine together।
है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि मॉलिक्यूल्स यानी कि जो हमारे अणु होते हैं वो तभी बनते हैं जब दो या फिर दो से ज्यादा एटम यानी कि हमारे दो या फिर दो से ज्यादा परमाणु जब भी आपस में मिलते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हमें यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो है वो देखने को मिल जाता है, यानी कि हमें यहाँ पे एक अणु जो है वो देखने को मिल जाता है। अच्छा, अब मॉलिक्यूल्स को बनने के लिए यानी कि अणुओं को बनने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है वो करवानी पड़ती है ना। हमें यहाँ पे क्या करवाना पड़ता है, हमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है वो करवानी पड़ती है। अब केमिकल रिएक्शन कैसे होगी देखो, तो इसमें आप लिख देता हूं, फॉर द मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म फॉर द मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म a chemical reaction must take place, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे अणुओं को बनना है तो कोई ना कोई रासायनिक रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन जो है हमारी होगी, तभी जो है ये हो पाएगा। अब ये कैसे हो सकता है, देखो हमारे सामने यहाँ पे क्या है, एटम जो आप ये देख रहे हैं, इस एटम में क्या हो रहा है, बाहरी जो हमारा शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद हैं, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या मौजूद है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है सारे। तो होता क्या है कि जब भी हमारे दो एटम्स या फिर दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं यानी कि एक केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान एक तरीके से होता है। या तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या होंगे, किसी दूसरे को पूरी तरीके से मिल जाएंगे, है ना, या फिर ऐसा होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे से शेयर भी कर लेगा यानी कि बांट भी लेगा। तो दो चीजें जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि जो हमारी यहाँ पे एक तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग दो तरीके से देखने को मिलती है। उसको हम कहते हैं, एक तो आयनिक बॉन्ड होता है हमारे पास और एक होता है हमारे पास यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अब वो कब होता है, अब आयनिक बॉन्ड की अगर मैं बात करता हूं तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी, केमिकल रिएक्शन दो तरीके से हो रही है, यानी कि हमारा जो केमिकल बॉन्ड है वो दो तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास है आयनिक बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, और एक हमारे पास है यहाँ पे क्या, कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। ये चीज जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ट्रांसफर में ये होता है कि एक परमाणु यानी कि हमारा एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तरीके से दूसरे को दे देता है ना, ट्रांसफर कर देता है। और अगर मैं यहीं पे बात करता हूं अपने कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है कि हमारा जो भी परमाणु होता है यानी कि जो हमारा यहाँ पे क्या है, एटम है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखता है और दूसरे से भी एक तरीके से क्या होता है, इस्तेमाल कर लेता है, और जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कोई दूसरा इस्तेमाल कर लेता है। यहाँ पे एक तरीके से ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से आपने क्या कर दिया, भेज दिया दूसरे को और वो आपके पास नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे होता है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं बात करता हूँ कि कौन ज्यादा यहाँ पे मजबूत है, तो यहाँ पे हमारे पास आयनिक बॉन्ड जो होता है ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है, और अगर वहीं मैं बात करता हूँ कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड उतना ज्यादा मजबूत जो है वो नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा कमजोर होता है अगर मैं यहाँ पे ऐसे बात करता हूँ। तो यही अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि दो या फिर दो से ज्यादा किन से मिलकर के, एटम से मिलकर के एक मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है हमारे पास में दो तरीके से हो जाते हैं। कैसे दो तरीके से हो जाते हैं, एक हमारे पास होता है यहाँ पे होमो मॉलिक्यूल यानी कि हमारे सम अणु, है ना, एक हमारे पास हो जाता है यहाँ पे हेट्रो मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पे कितने तरीके से हैं, मॉलिक्यूल हमारे पास है यहाँ पे दो तरह के, एक है हमारे पास यहाँ पे होमो मॉलिक्यूल यानी कि हमारे जो सम अणु है वो,
वहीं अगर मैं बात करता हूं आगे, तो ये हमारे पास होता है हेट्रोमोलिक्यूल। हेट्रोमोलिक्यूल का मतलब है विषम अणु। इनका मतलब है, देखो दोनों का ना कुछ मतलब है। मतलब ये है, जैसे होमोमोलिक्यूल हमारे पास में, होमोमोल्यूम मॉलिक्यूल का मतलब है कि यहाँ पे सेम एटम्स होंगे, है ना। कैसे एटम्स होंगे? सेम एटम होंगे। सेम एटम से मतलब है, एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे O2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन के दो एटम्स आपस में मिले हुए हैं। तो यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिला हुआ है ना, तो सेम एटम्स है। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या हुआ है, होमोमोलिक्यूल हुआ है। और ये एक इसका अच्छा एग्जांपल है। आगे देख लेते हैं। पहले मैं इसमें डेफिनेशन बताता हूं। व्हेन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस between same types of molecule, then it's known as homomolecule। यानी कि जब भी हमारा बॉन्डिंग से मतलब है कि केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं मैं, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो जब भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है तो और यहाँ पे क्या होता है, और सेम टाइप ऑफ ये एटम है। हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि जब भी हमारे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है किनके बीच में, सेम टाइप ऑफ एटम्स के बीच में, तो यहाँ पे जो हमारा मॉलिक्यूल बनता है उसको हम कहते हैं क्या, होमोमोलिक्यूल। देन द मॉलिक्यूल इज नोन एज होमोमोलिक्यूल। ये हमारे पास हो जाता है। चलिए, अब इनमें अगर बात करता हूं होमोमोलिक्यूल में, तो एक चीज होती है, यहाँ पे जब भी हमारी बॉन्डिंग होती है ना, मतलब यहाँ पे जब भी हमारी बॉन्डिंग होती है तो यहाँ पे शेयरिंग होती है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर जो है वो नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हर बार शेयरिंग होती है। तो यहाँ जो आप देख रहे हो यहाँ पे होगी शेयरिंग, और अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हेट्रोमोलिक्यूल की, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर बहुत बार शेयरिंग भी जो है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें डेफिनेशन हो जाएगी, व्हेन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस between two or more than two different types of atoms, then the molecule is known as हेट्रोमोलिक्यूल। अच्छा, ऐसे यहाँ पे भी हो जाता है होमोमोलिक्यूल में। दो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं सेम, या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे उसी तरीके से यहाँ पे है, दो अलग अलग हो सकते हैं या फिर दो से ज्यादा जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास में, अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हो जाएंगे इस वाले केस में। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, H2 हो गया, है ना। हमारे पास में क्या है एग्जांपल, यहाँ पे H2 हो गया। ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे CO2 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे SO4 हो जाएगा। ठीक है, आप H2SO4 भी ले सकते हो। तो इस तरह के हमारे पास में ना बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये जो हमने अभी समझा है, ये किसके बारे में समझा है, ये मॉलिक्यूल्स के बारे में समझ लिया हमने सारा कुछ, कि मॉलिक्यूल जो है वो कितने तरह के होते हैं। अगर बात कर रहा हूँ अपने यहाँ पे मैटर की, तो मैटर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है,
हाँ, तो पहले हमने समझा है कि मैटर जो है और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या क्या है, कि मैटर में जो भी हमारे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनके पास में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा होती है। रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन का मतलब है कि जितने भी हमारे यहाँ पे कण हैं वो क्या होते हैं, वो एक निर्धारित दिशा में नहीं चल रहे होते, वो बहुत रैंडमली जो है इधर उधर दौड़ रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो हमारा जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि एक तरीके से क्या है, हमारा आकर्षण बल जो लग रहा होता है वो इंटरमोलिकुलर भी होता है और हमारे पास में इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है। कब हो सकता है इंटरमोलिकुलर, जब डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स होंगे, लेकिन चूंकि सेम स्टेट की हर बार बात होती है तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर ही हमें यहाँ पे देखने को जो है वो मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब हमने आगे देखा कि स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे कितने तरह के हैं, 3 तरह के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, डिटेल में हम लोग चलेंगे इसको आगे करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी कि जितने भी हमारे कण हैं उनके बारे में हमने समझा। 2 तरह के कण होते हैं, एक होता है एटम्स, एक होता है हमारे पास मॉलिक्यूल्स। एटम की बात करता हूँ तो परमाणु है, यहाँ पे बात करता हूँ तो अणु है। एटम के अंदर 3 चीजें मिलती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। एटम्स जो हमारे पास में है ये कहाँ से आए हैं, ये हमारे पास में ग्रीक वर्ड था, वहां पे था एटमॉस, तो ये था ग्रीक वर्ड। वहां से हमने लिया एटमॉस। एटमॉस का मतलब होता है अविभाज्य, यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टेबल, यानी कि ऐसा जिसको हम तोड़ नहीं सकते। तो ये हमने जो है यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद फिर हमारे पास आए मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स किन से बने हैं, एटम से ही मॉलिक्यूल्स हमारे जो है वो बने हैं। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि 2 या फिर 2 से ज्यादा एटम्स हमारे क्या होंगे, आपस में मिलेंगे, तो फिर वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूल्स को बनने के लिए हमेशा एक केमिकल रिएक्शन जो है वो हमेशा होगी, वरना मॉलिक्यूल्स हमारे नहीं बन पाएंगे। अब अगर मैं अब बात करता हूं तो ये आपके सामने एटम वो दिखता कैसा है, 3 चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमें देखने को मिलते हैं। इनको हम न्यूक्लियन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये जो आप देख रहे हो जो पहली रिंग होती है इसको हम कहते हैं रिंग। तो इस वाली रिंग में यानी कि इस वाले चक्र में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं हो सकते। बाकियों की अगर मैं बात करूंगा तो सब में 8 जो है मैक्सिमम वो हो सकते हैं, 8 से ज्यादा कभी नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे ही आगे देख लो। मैं फिर बात कर रहा था बॉन्डिंग की, केमिकल बॉन्डिंग यानी कि हमारा केमिकल रिएक्शन कितने तरह का होता है, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है हमारे पास में कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर पूरी तरीके से हो जाता है, यानी कि एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे को दे देगा और वो फिर इलेक्ट्रॉन्स उसके नहीं रहेंगे, ऐसा यहाँ पे होता है। वहीं अगर बात करता हूँ कोवेलेंट बॉन्ड की, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं, यानी कि एक तरीके से मिल बांट करके इस्तेमाल करने वाला काम जो है यहाँ पे होता है। ठीक है, ये चीज इसमें होती है। अच्छा, एक चीज और, आयनिक बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कोवेलेंट बॉन्ड उतने ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं, इनको तोड़ा जा सकता है। अच्छा, अब मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ, यानी कि हमारे अगर मैं अणुओं की बात करता हूँ तो जो हमारे पास अणु है वो कितने तरह के हैं, एक है होमोमोलिक्यूल यानी कि समअणु, एक है हमारे पास हेट्रोमोलिक्यूल, उसको हम कहते हैं विषमअणु। होमोमोलिक्यूल वो है जब भी हमारे पास में सेम टाइप ऑफ एटम मिलकर के रिएक्शन करते हैं, यानी कि एक ही तरह के परमाणु मिलकर के रिएक्शन जब करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोमोलिक्यूल कहते हैं। ये आपके सामने है यहाँ पे, इसका एक एग्जांपल है हमारे पास O2। और भी एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि सल्फर एसिड, है ना। अच्छा, वहीं अगर मैं बात करता हूँ हेट्रोमोलिक्यूल यानी कि विषम अणु की, तो यहाँ पे 2 या फिर 2 से ज्यादा जो अलग अलग तरह के हमारे परमाणु होंगे वही मिलकर के हेट्रोमोलिक्यूल को बनाते हैं। और आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल हो गया जैसे कि वाटर H2O, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड H2SO4, ये सब हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हो गए हैं। चलो, तो आज के लिए रखते हैं हम अपनी क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।